स्टार्ट करें? वेव की डेफिनेशन, disturbance या oscillation that travels through a medium and transmit energy. Simple words. Wave, sound energy transmit होती है through a medium. ठीक है. Next हमने types of waves या waves के classification पढ़े थे. सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन था मीडियम रिक्वायर्ड है या नहीं. अगर मीडियम रिक्वायर्ड होता है तो कौन सी वेव होती है? कौन सी वेव होती है? उसको कौन सी वेव बोलते हैं? जिसमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है ट्रांसमिट होने के लिए, प्रोपोगेट होने के लिए, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव. कौन कौन से एग्जांपल्स है मैकेनिकल वेव के? साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, सिस्मिक वेव्स, ये सारे मैकेनिकल वेव्स हैं. ठीक है. सेकंड, बेस्ड ऑन या अगर मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है तो कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे लाइट है जो वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है. ठीक है. रेडियो वेव्स एटसेट्रा. सेकंड है बेस्ड ऑन पार्टिकल वाइब्रेशन. बेस्ड ऑन पार्टिकल वाइब्रेशन मतलब पार्टिकल कैसे वाइब्रेट हो रहा है. तो एक स्ट्रिंग वाला एग्जांपल हमने देखा था. अगर मान लो एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है और यहाँ पर इसके एक एंड को पकड़ के अगर इसमें हम डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स है वो अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है, मूवमेंट करते हैं. और ये अपवर्ड डाउनवर्ड जो वाइब्रेशन है, ये पार्टिकल का वाइब्रेशन और ये जो वेव का प्रोपोगेशन है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है. इस तरह की वेव्स को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स. लेकिन अगर पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव का प्रोपोगेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो उसको कौन सा वेव बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल क्या हो गया? साउंड वेव. और ट्रांसवर्स का एग्जांपल हो गया लाइट वेव या वेव ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग, जो गिटार वाला हमने डिस्कस किया था. ठीक है. सरफेस वाटर वेव्स भी इसका एग्जांपल है. ये क्लियर हो गया सबको? थर्ड, हमने बेस्ड ऑफ नेचर ऑफ प्रोपोगेशन पढ़ा था. हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, उतना डिटेल में नहीं है. जैसे कि प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव बोलते हैं. सेकंड है स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव. स्टेशनरी मतलब कांस्टेंट होता है, वो ट्रैवल नहीं करता है. ठीक है. स्टेशनरी वेव में मतलब ऐसा, देखो एक एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ. मान लो अगर इस तरीके का वेव बन रहा है, इस तरीके का वेव है, तो यहाँ पर ये वाला पार्टिकल फिक्स रहेगा, स्टेशनरी रहेगा. ये वाले पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, ये वाले पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे. इस टाइप का जो वेव होगा ये स्टैंडिंग वेव होगा. ठीक है. लेकिन प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव में क्या होगा? ये वाला पार्टिकल अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है, अगला वाला भी पार्टिकल करेगा एंड सो ऑन, तो वो ट्रैवलिंग वेव हो जाएगा. ठीक है. तो ये हमने डिफरेंट टाइप्स देखा था. फिर हमने कुछ वीडियो वगैरह डिस्कस किए थे ट्रांसवर्स वेव का. ये वाला वीडियो ना थोड़ा अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रांसवर्स वेव का कांसेप्ट यूज होता है. ध्यान रखना, मैं इसको यहाँ पर तो प्ले नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उससे सिमिलर टाइप का एक इमेज है जो आपके एनसीईआरटी में, जिसको मैंने यहाँ पर अभी अपलोड कर दिया, उसको देख सकते हैं. ठीक है. तो ये सारे हमने डिस्कशन किया था. कुछ न्यूमेरिकल किए थे. और न्यूमेरिकल किसके बेसिस पे किए थे? सबसे पहले हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? याद होगा तो मुझे बताओ. ये पढ़ने के बाद, टर्म्स कंसेप्ट पढ़ने के बाद सबसे पहला टॉपिक क्या था? एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन वेव मोशन. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन से कनेक्ट किया था हमने. सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन क्या होता था? x of t is equal to a sin ओमेगा t plus phi. ये याद है? ठीक है. उसमें एक पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन होता था, लेकिन वेव में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, सबका सिंपल हार्मोनिक मोशन है. तो अब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन होगा उसको हम x t से एक्सप्रेस करेंगे, और ये हो जाएगा a sin, क्या था बताओ जल्दी से? kx minus ओमेगा t plus phi. ठीक है. इस चीज को, और वो जो मैं आपको इमेज बोल रहा था ना, वो जो वीडियो आपसे डिस्कस कर रहा था, दोनों को थोड़ा सा दिमाग में रखना. जैसे अगर मान लो मैं सबसे पहले पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्टिकल की, ठीक है, और ये पार्टिकल अभी स्पेस के हिसाब से देख रहा हूँ, और यहाँ पर वाई एक्सिस में इसका एम्पलीट्यूड है और एक्स एक्सिस में इसका स्पेस है, स्पेस या डिस्टेंस आप मान लो. ठीक है. ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना. ठीक है. तो डिस्टेंस के हिसाब से अगर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब टाइम हमने फिक्स कर दिया है. समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये पार्टिकल अभी यहाँ पर है,
इसके बाद वाला पार्टिकल हो सकता है वो यहाँ पर होगा, इसके बाद वाला पार्टिकल यहाँ पर होगा, इसके बाद वाला पार्टिकल यहाँ पर होगा, इसके बाद वाला पार्टिकल यहाँ पर होगा, इसके बाद वाला यहाँ पर होगा, इसके बाद वाला यहाँ पर होगा। इस तरीके से ये अलग अलग पार्टिकल, टाइम कांस्टेंट है, टाइम फिक्स है, टाइम t इक्वल टू 0 है मान लेते हैं, और ये पार्टिकल इस तरीके से आ रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है? बताओ जल्दी। ठीक है, अब जब टाइम हमने 1 सेकेंड के बाद इनको ऑब्जर्व किया, तो 1 सेकेंड के बाद क्या होगा, ये वाला पार्टिकल अपनी जगह पे वाइब्रेट करा, तो 1 सेकेंड के बाद ये ऊपर चला गया, ये वाला पार्टिकल और ऊपर चला गया, ये वाला पार्टिकल और ऊपर टॉप पे चला गया, अगला वाला पार्टिकल अब नीचे आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या हो रहा है ये? एंड सो ऑन, इस तरीके से वो डिस्प्लेस होते हुए इस तरीके से बनती है। ये क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट एक और सेकंड के बाद या एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो ये पार्टिकल और ऊपर चला गया है, ठीक है, एंड सो ऑन, फिर उसके बाद इस तरीके का वेव बन। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये पार्टिकल को अगर आप सिर्फ एक पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हो तो टाइम का वेरिएशन ऑब्जर्व करोगे, लेकिन एक टाइम पे सारे पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हो तो स्पेस का वेरिएशन ऑब्जर्व करोगे। समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो यहां पर जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, वो स्पेस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। इसलिए एम्पलीट्यूड को हम y से डिनोट करें या उसकी वैल्यू को हम y से डिनोट करें या डिस्प्लेसमेंट को y से डिनोट करें, बेसिकली एम्पलीट्यूड कुछ नहीं, y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है ना, और वो दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक है x और दूसरा है t। x मतलब आप कौन से पार्टिकल को ले रहे हो, कितने डिस्टेंस पे पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हो, और t क्या है, कौन से टाइम पे ऑब्जर्व कर रहे हो। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, अब अच्छा एक चीज अगर ऑब्जर्व करोगे, ये जो वेव्स के बारे में हमने बात की, ये 1D है कि 2D है कि 3D है, कैसा बन रहा है, कितने डायमेंशन है इसमें? एक्चुअली इसको ग्राफ से देखने पे तो ये 2D दिख रहा है, लेकिन है ये 3D। क्यों 3D होगा? एक डायमेंशन ये हो गया x वाला, एक डायमेंशन y वाला हो गया, तीसरा डायमेंशन टाइम हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि टाइम के बेसिस पे भी ये चेंज हो रहा है, तो ये 3D स्ट्रक्चर है अगर देखा जाए, 3D इक्वेशन। ठीक है, हाँ, तो इस इक्वेशन में ये सारी इक्वेशंस हमने डिस्कस की थी पिछली क्लास में, और इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले वगैरह डिस्कस किए थे। और कुछ है क्या? अगर इसमें इंपोर्ट नहीं हुआ है, ये पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, अपलोड नहीं हो रहा है ये। एक मिनट दोबारा से मैं इसको करता हूँ इंपोर्ट। वेट करना ना बस 1-2 मिनट, एक्चुअली वो न्यूमेरिकल्स वगैरह भी मैंने इंपोर्ट किए थे, और जो पिछले क्लास में किया था वो सब भी था। शायद इसमें भी नहीं। इसमें भी नहीं हुआ, एक्चुअली वो फिगर चाहिए, थोड़ा जरूरी है समझने के लिए। चलो एक काम करो, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, तब तक वो सॉल्व करो, ठीक है, और मैं इसको तब तक इसको सॉल्व कर दो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन नोट करना, derive an expression, derive an expression derive an expression to find relation between wavelength and angular wave number, wavelength and angular wave number, wavelength and angular wave number। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखना,
Write the expression for speed of traveling wave. Third लिखना, write the expression for speed of transverse wave. Speed of transverse wave. ये 3 एक्सप्रेशन डिराइव करो. बन रहा है क्या? हाँ, तो फर्स्ट वाला बना क्या? क्या दिया था हमने फर्स्ट क्वेश्चन? रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड वेव नंबर. ओके, तो ये किसका किसका बना है? रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड वेव नंबर. देख लो, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड वेव नंबर डिराइव करने के लिए जो अभी हमने डिस्कशन किया था ना, y ऑफ x ऑफ t का एक्सप्रेशन क्या था? y ऑफ x ऑफ t का a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस फाइव. वही लेंगे जिसमें फाइव की वैल्यू हम क्या कंसीडर कर लेंगे? 0. क्या ये क्लियर हो गया?
अब देखो इसको ऑब्जर्व करने के लिए ना पहले आप t इक्वल टू 0 ले लेना, टाइम 0, टाइम को फ्रीज कर देना। टाइम अगर फ्रीज हो गया, टाइम 0 हो गया, तो मतलब हम पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये क्या देगा, a sin kx। क्या ये क्लियर हो गया? अब ऑब्जर्व करो, मान लो आप इस पार्टिकल को ले रहे हो, ये वाला एक पार्टिकल हो गया, ठीक है, इस पार्टिकल का जितना डिस्प्लेसमेंट है या जो y की इसकी वैल्यू है, वही y कोऑर्डिनेट या वही डिस्प्लेसमेंट अगले पार्टिकल का एक वेवलेंथ के बराबर पे आएगा। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? जब लैम्डा के इक्वल होगा तो सेम एक और पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा जिसका भी डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। क्या ये क्लियर हो गया? बताओ जल्दी से। ठीक है, तो यहां पर यहां से यहां तक के बीच का जो एंगल होगा, ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल बनेगा 2 पाई रेडियन, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, के एक्स, और यहां पर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई। क्या ये समझ में आया? बताओ जल्दी। ये सेम वैल्यू मिलेगी a साइन के एक्स प्लस 2 पाई पे। क्या ये क्लियर हो गया? बताओ जल्दी से। ठीक है, अब इसके बाद a और a वाला टर्म कैंसल आउट हो गया, यहां पर क्या बच गया, साइन के एक्स बचा। यहां पर अगर ऑब्जर्व करोगे, साइन के कॉमन निकाल लोगे तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 2 पाई बाय 3, ऐसे ही हो जाएगा। n भी लिख सकते हो, 2n पाई लिख सकते हो। n लिखोगे मतलब वो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, n इक्वल टू 1 मतलब नेक्स्ट पार्टिकल के लिए हम ले रहे हैं। और ये जो 2 पाई बाय k है, ये वाली वैल्यू एक्चुअल में क्या बन जाएगी आपको, वेव लेंथ, लैम्डा की इक्वल होगी वेव लेंथ। देखो यहाँ x क्या बताओ तो, पोजीशन, यूनिट क्या उसकी, मीटर, डिस्टेंस मतलब पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस। क्लियर हो गया? k क्या है बताओ, वेव नंबर, इसकी यूनिट क्या है, रेडियन पर मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये मीटर है, ये रेडियन पर मीटर है, मतलब मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल क्या बनेगा, रेडियन। सिमिलरली यहां पर जो है आपको दिख रहा है, ये 2 पाई बाय k, मतलब ये वाली पूरा एक्सप्रेशन भी क्या बनेगा, लेंथ बनेगा। और ये इस लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ, लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पर, 2 पाई बाय k, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए बोला था। सेकंड क्या है, हाँ नीचे k कैसे है, मैंने दोनों में से k कॉमन निकाला। यहां पर k था तो k निकल गया कॉमन, तो x बचा। यहाँ k नहीं था तो उसके अपॉन में k आ गया। समझ में आया क्या हुआ? ये x1 से क्या, ये यहां से यहां तक 2 पाई कैसे है, ये पूछ रहे हो? एक्चुअल में ये मैथ्स में जो हम पढ़ते थे ना, साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। याद है कि नहीं वाली चीज? यार इसी को क्या लिखते हैं, साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन थीटा। जैसे अगर मान के चलो यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसी में अगर 2 पाई ऐड कर दोगे तो वापस से जो एंगल बनेगा वो यही एंगल बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं चीज? तो ये एंगल सेम होगा, मतलब ये वाले वैल्यू में kx में अगर 2 पाई ऐड करूंगा तो भी वैल्यू सेम मिलेगी हमको साइन की। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर 2 पाई ऐड किया। क्लियर हुआ ये चीज? और 2 पाई क्यों किया, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि सेम पार्टिकल सेम पोजीशन पे सेम डिस्प्लेसमेंट में कब आ रहा है, वो आइडेंटिफाई करने। क्लियर हो गया ये? ओके, सेकंड क्या दिया था बताओ जल्दी से, एक्सप्रेशन ऑन स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स। स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव का मैंने एक एग्जांपल भी बताया था कि ये हम एंटेना डिजाइन करने के लिए भी इसका कैलकुलेशन यूज करते हैं। तो क्या है स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव का एक्सप्रेशन, क्या है नहीं पता? ओके, वेवलेंथ से ही रिलेटेड है, याद करो। वेवलेंथ, ये वेवलेंथ जो है, एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना डिस्टेंस कवर होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? वेवलेंथ मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने में जो डिस्टेंस हुआ दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। तो यहां पर एक्सप्रेशन ऐसा कुछ बनेगा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड, इन वन टाइम पीरियड मतलब t सेकेंड्स। तो t सेकेंड्स में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ या फिर लैम्डा। क्या ये क्लियर हो गया? तो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा, एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा, लैम्डा बाय टी।
अब डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड या एक सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी स्पीड या फिर वेलोसिटी। तो यहां पर आ जाएगा वेलोसिटी या स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, और ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन टी। लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ है और टी यहाँ पर क्या है, टाइम पीरियड ऑफ वेव। क्लियर हो गया। और इसी को और क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। 1/t को अगर f से रिप्लेस करेंगे तो ये छोटा सा एक्सप्रेशन है ट्रैवलिंग वेव के स्पीड के लिए। नेक्स्ट क्या दिया था, थर्ड बताओ। ट्रांसवर्स वेव की स्पीड निकालनी। ट्रांसवर्स वेव की स्पीड निकालना। और कौन सी कंडीशन थी, और स्ट्रिंग के लिए था क्या? अच्छा, द स्पीड ऑफ ट्रांसफर कंडीशन गिवन है। ओके, क्या है बताओ इसका, निकाला कि नहीं? स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव on stretched string, speed of transverse wave on stretched string। तो अगर याद होगा इसका मैंने डेरिवेशन कौन से मेथड से बताया था, डायमेंशनल एनालिसिस से। जो उसकी स्पीड होगी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की, उसकी स्पीड दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी। कौन सी दो चीजें? पहला क्या था, मास ऑफ स्ट्रिंग, एक तो मास पर यूनिट लेंथ और दूसरा टेंशन। तो इसकी स्पीड प्रोपोर्शनल होगी किसके, टेंशन के, और किसके, मास पर यूनिट लेंथ के, जिसको हमने किससे डिनोट किया था, म्यू से। और फिर उसके बाद म्यू जिसकी वैल्यू होती है m/l, फिर हमने डिराइव किया था डायमेंशनल एनालिसिस करके। क्या आया था फाइनल आंसर बताओ, v इज इक्वल्स टू c अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू। याद आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, इस पे बेस्ड हमने न्यूमेरिकल किया था कि नहीं, बताओ एक बार। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हो गया था 14.3। 14.3 कर लिया था। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखा। A string of mass 2.5 kg is under a tension of 200 Newton. The length of stretched string is 20 meter. If the transverse jerk is struck at one end of the string, how long does the disturbance take to reach the other end? हाँ, टाइम फाइंड आउट करना है। यहाँ एक्चुअली ये टाइम जो है ना, टाइम पीरियड नहीं है, टाइम है ना। मतलब ये इस एग्जांपल को, इस सिचुएशन को समझना इस तरीके से। मान के चलो यहाँ पर एक स्ट्रिंग है जो एक एंड से अटैच्ड है और इसको टाइट करके हमने पकड़ के रखा है। यहाँ पर से अगर उसको जर्क प्रोवाइड करते हैं तो जर्क प्रोवाइड करेंगे तो क्या हुआ, इस टाइप का पल्स बनेगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टरबेंस हुआ ये आगे प्रोपोगेट होगा। तो प्रोपोगेट होके यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, समझ में आई ये चीज? तो ये वाला टाइम आपको निकालना है, यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम निकालना है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, बताओ जल्दी। ठीक है, ये टाइम निकालने के लिए क्या आपको स्ट्रिंग का लेंथ पता है? स्ट्रिंग का लेंथ पता है, मतलब कि डिस्टेंस पता है, वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये पता है। डिस्टेंस है 20 मीटर। ठीक है, और आपको टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और स्पीड आपको निकालना पड़ेगा। स्पीड कैसे निकालोगे, जो अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था, v इज इक्वल टू रूट ओवर कैपिटल T बाय म्यू। कैपिटल T क्या है चैतन्य यहाँ पर? हाँ, ठीक है, और म्यू मास पर यूनिट लेंथ। कैलकुलेट करो, फाइनल आंसर बताओ क्या है। और किसी तरह
So 0.5 seconds. 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। देखो सिंपल यही करना था, V इज इक्वल्स टू रूट ओवर T, टेंशन ऑलरेडी गिवन था, कितना था 200 न्यूटन्स, डिवाइडेड बाय म्यू, म्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ, तो मास आपको गिवन है 2.5 kg पर यूनिट लेंथ, मतलब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 20, सो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट ओवर, ये 20 न्यूमरेटर में जाएगा तो कितना हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 2.5, ऐसे ही होगा। फिर उसके बाद पॉइंट अगर हटाओगे डिनोमिनेटर से तो ऊपर एक 10 कर दोगे तो 40,000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 25, ठीक है। फिर 40,000 का रूट ले लोगे तो कितना आ जाएगा 200, और 25 का रूट ले लोगे तो कितना आ जाएगा 5 से इसको कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। क्या ये क्लियर हो गया? फिर आपको स्पीड मिल गई, डिस्टेंस आपको गिवन है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देना, 20 बाय 40 कर देना, तो टाइम आ जाएगा 0.5 सेकेंड्स। क्या ये समझ में आ गया? बता दो जल्दी। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग डालना। अभी देखो हमने ना क्या किया था, हमने ये वाला एक डेरिवेशन किया था, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ठीक है, जिसमें हमने स्पीड वेलोसिटी v निकाला जो आया रूट ओवर t बाय म्यू के इक्वल। ट्रांसवर्स वेव क्या है पता है ना, क्लियर है ना, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव जिसमें पार्टिकल अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डेरिवेशन करेंगे स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब जिसमें पार्टिकल्स जो है टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, ठीक है, टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मोशन करते हैं, इसका हम डेरिवेशन करेंगे। तो लिखना, द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव depends on the property of medium, depends on the property of medium full stop। next slide में लिखना, it is proportional to the ratio of change in pressure, it is proportional to the ratio of change in pressure, change in pressure जहां पर लिखा वहां ब्रैकेट में लिखना डेल पी, and volumetric strain, and volumetric strain, and volumetric strain, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसको किससे डिनोट करते हैं, मतलब चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब डेल वी अपॉन वी। तो जहां पर आपने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिखा ना, ब्रैकेट में लिख दो डेल वी अपॉन वी, ठीक है। तो अभी जो आपने एक स्टेटमेंट लिखी ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम की प्रॉपर्टी के ऊपर, और कौन सी प्रॉपर्टी उसने डिस्क्राइब किया इसने, change in pressure, it depends on ratio of change in pressure to the volumetric strain। तो change in pressure मतलब यहाँ पर del P इसका रेशियो, और किसका रेशियो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब del V अपॉन इसके रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर आप लोगों को याद होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड था ना, शायद कौन सा था चैप्टर, सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है, उसमें इस रेशियो को हम क्या बोलते थे, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, या इनडायरेक्टली बोला जाए स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और उसमें भी अलग अलग टाइप के मॉड्यूलस हमने पढ़े थे। जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जब हम लेते हैं तब इस मॉड्यूलस को हम क्या बोलते हैं, बल्क मॉड्यूलस, और इसको किससे डिनोट करते हैं, बी से। तो ये वाली वैल्यू इनडायरेक्टली क्या है, बी है, और बी का मतलब यहाँ पर क्या है, बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। अच्छा ये बताओ बल्क मॉड्यूलस की यूनिट क्या होगी, बल्क मॉड्यूलस की यूनिट क्या होगी,
तो न्यूमरेटर में चेंज इन प्रेशर है, मतलब प्रेशर की यूनिट। डिनोमिनेटर में वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, तो डिनोमिनेटर तो यूनिटलेस हो गया, मतलब बल्क मॉडुलस की यूनिट प्रेशर की यूनिट के इक्वल होगी। क्लियर हो गया? क्यों हम इसकी यूनिट जानना चाह रहे हैं? क्योंकि हम इसका डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि बल्क मॉडुलस का डायमेंशन क्या होता है। तो बल्क मॉडुलस का डायमेंशन प्रेशर के डायमेंशन के इक्वल होता है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? ml(T-2) है ना। तो यहाँ पर अपॉन एरिया कर दोगे तो ml-1(T-2), ये बल्क मॉडुलस का डायमेंशन हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, हाँ, तो यहां तक ये क्लियर। नेक्स्ट लिखना, इसके बाद लिखना the speed of longitudinal wave also depends on density of the medium. जिस मीडियम में वो वेव ट्रैवल कर रहा है उसकी डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, और डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? रो से। ठीक है, सो इट आल्सो डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ मीडियम। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। बताओ इसका डायमेंशन क्या होता है? मास पर यूनिट एरिया, सॉरी मास पर यूनिट वॉल्यूम, ml-3 है ना, यही हो जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है इसका स्पीड, एक तो बल्क मॉडुलस के ऊपर और दूसरा डेंसिटी के ऊपर। अब हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे स्पीड का डायमेंशनल एनालिसिस से। सो हम लिखेंगे वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू बी रेज टू पावर ए इंटू रो रेज टू पावर बी। वो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइनली फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। और ए और बी की वैल्यू डायमेंशनल एनालिसिस से करेंगे। तो लेफ्ट साइड में स्पीड है, तो स्पीड का डायमेंशन पता है सबको, LT-1। ठीक है, और राइट साइड का डायमेंशन क्या हो जाएगा? यहां पर आ जाएगा ml-1T-2 और होल टू दी पावर a कर देते हैं, और इधर पे क्या आ जाएगा? ml-3 और इधर पे होल टू दी पावर b कर देते हैं। सिंप्लीफाई करो, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करो कंपेयर करके। Sir, A is equals to 1.2 and B is equals to 6. ओके, ठीक है, जब दोनों को कंपेयर करोगे फर्स्ट एक्सप्रेशन a प्लस बी 0 आ जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली -a-3b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहां से b इज इक्वल टू -a मिल जाएगा, तो -a-3 ऑफ -a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो ओवरऑल -a प्लस 3a इज इक्वल टू 1, और a की वैल्यू 1/2 आई क्या? a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। ये a और b की वैल्यूज को हम फाइनली यहाँ पर पुट कर देंगे। सो इसकी जो वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी लॉन्गिट्यूडिनल वेव की, इट इज प्रोपोर्शनल टू b रेज टू पावर हाफ इनटू रो रेज टू पावर -हाफ, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू √b/ρ। और जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे तो स्पीड क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी c√b/ρ। क्या ये क्लियर हो गया? और जनरली कैलकुलेशन के लिए हम c की वैल्यू यहाँ पर 1 ले लेते हैं। तो आप फॉर्मूले को, अगर न्यूमेरिकल में कोई c की वैल्यू गिवन नहीं होती है तो जनरली हम यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं।
ठीक है, रूट ओवर बी बाय। यहां तक हो गया, एक बार कंफर्म करना सभी। ओके, अब देखो यहां पर ध्यान देना, ये अभी जो हमने लिया है ये एक्चुअल में एक वॉल्यूमेट्रिक मीडियम के लिए है। वॉल्यूमेट्रिक मीडियम मतलब कि जैसे स्पेस हो गया या एयर हो गया, लेकिन हम लीनियर मीडियम की बात करें, लीनियर मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल वेव की, लीनियर मीडियम मतलब एक स्ट्रेट लाइन वाला मीडियम, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, तो स्ट्रेट लाइन वाला मीडियम होगा तो यहाँ पर जो डेल वी बाय वी था वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ उसमें? डेल एल बाय एल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? मतलब यहाँ पर जो हम डेल वी बाय वी ले रहे थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेल वी बाय वी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब अगर डेल एल बाय एल हो जाएगा मतलब वो लीनियर स्ट्रेन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू को क्या, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यंग्स मॉडुलस। ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के अलग अलग टाइप हमने देखे थे, जब यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है तो हम बल्क मॉडुलस लेते हैं, जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है तो कौन सा मॉडुलस लेते हैं? यंग्स मॉडुलस। याद आया ये चीज? तो लिखना आगे, फॉर लीनियर मीडियम, फॉर लीनियर मीडियम, फॉर लीनियर मीडियम, फॉर लीनियर मीडियम, the speed of longitudinal wave, the speed of longitudinal wave depends on ratio of change in pressure, depends on ratio of change in pressure and longitudinal strain, It means this, del P upon del L by L। ठीक है, तो अगर लीनियर मीडियम है तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंड दिस रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा, और इसको हम क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो अब फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा? स्पीड का फॉर्मूला जो हमने स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव का पढ़ा था, सारा एज इट इज होगा, बस बी की जगह पे क्या आ जाएगा? गामा, गामा ऑन रो। हो गया यहां तक? हाँ, शेयर मॉडुलस होता है, लेकिन यहाँ पर वो फॉलो नहीं होगा ना, क्योंकि वो एज ए मीडियम यूज नहीं होगा ना। एज ए मीडियम तो 1D वाला होगा या 3D वाला मीडियम होगा। ठीक है, हो गया, ये हटा दो। चलो नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट हेडिंग डालना, इसी से कंटिन्यूएशन में ना अगला टॉपिक भी जो मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट हेडिंग डालना, न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला for speed of sound wave, for speed of sound wave, या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोल सकते हो, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव या साउंड वेव दोनों सेम ही है। एक्चुअली न्यूटन ने जब इसको एज ए एक्सपेरिमेंट लेके जब उसने साउंड वेव की स्पीड निकालने की कोशिश की थी, तब उसने इसको साउंड वेव के फॉर्म में लिया था और एक फॉर्मूला डिराइव किया था। बाद में जाके फॉर्मूले में कुछ करेक्शन हुआ और उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने क्या देखा? न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड वेव। तो उसने ये अज्यूम किया कि अगर मान के चलो साउंड ट्रैवल कर रहा है तो उसमें पार्टिकल्स का टू एंड फ्रो कंप्रेशन रेयरफेक्शन हो रहा है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस हो रहा है ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब टेम्परेचर वहां पर कांस्टेंट है, उसने ये अज्यूम किया। ठीक है, अब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस उसने लिया, इसका मतलब पीवी इज इक्वल टू, उसने क्या ले लिया? कांस्टेंट ले लिया। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? nRT, है ना। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, n और r तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो पीवी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगी। क्या ये क्लियर हो गया? आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और अगर ये कांस्टेंट है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दे, मान लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, और राइट साइड में कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। पूरे को में से अगर मान लो मैं dt को इस तरीके से ले लेता हूं तो p dv प्लस v dp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो कुल मिला के ये इधर पे जाके क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, p dv प्लस v dp इज इक्वल टू 0। अब देखो, अभी जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था स्पीड का, अल्टीमेटली उसमें न्यूमरेटर में हम b ले रहे थे, गामा ले रहे थे, ये था क्या, ये था रेशियो। किसका रेशियो था, चेंज इन प्रेशर और चेंज इन प्रेशर और स्ट्रेन का। अब वो स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक हो सकता था, वो स्ट्रेन लीनियर हो सकता था, लेकिन अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें तो अल्टीमेटली ये क्या था, डेल पी डिवाइडेड बाय डेल वी इंटू वी, यही था, है ना। तो हम ये वाला एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा, तो देखो डेल पी, इसको मैं इधर पे ट्रांसफर कर देता हूं, तो पी डी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वी इंटू डी पी, ऐसे ही होगा। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, V dP अपॉन dV, ऐसे ही हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया, चेक करो। हाँ माइनस में होगा, मैं उसको माइनस प्लस साइन अभी फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ, बिकॉज वो सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा और कुछ, ठीक है। सो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो dP अपॉन ये वाले V को मैं डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ, dV अपॉन V लिख सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं ये चीज, मतलब ये सबसे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, डेल P अपॉन डेल V अपॉन V। क्या ये क्लियर हो गया। तो इस पूरी वैल्यू को हम किससे रिप्लेस कर सकते थे, प्रेशर से। इसका मतलब जो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन फॉर्मूला, वो क्या हो जाएगा, रूट ओवर P अपॉन रो। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग मिला, न्यूटन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जो उसने डेरिवेशन। हाँ ये नहीं, एक्चुअली प्रोडक्ट रूल लगा है, पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव दूसरे, इसमें लिखना पड़ेगा, एक शॉर्ट में एक नोट लिखना, ये लिखना, फॉर न्यूटन्स फॉर्मूला, फॉर न्यूटन फॉर्मूला द प्रोपोगेशन ऑफ longitudinal wave is considered as, the propagation of longitudinal wave is considered as isothermal process, isothermal process। therefore फिर उसके बाद ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया ना, ये पूरा का पूरा एज इट इज आएगा। PV इज इक्वल टू nRT, तो PV कांस्टेंट हो गया। क्यों कांस्टेंट हुआ, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो PV कांस्टेंट हो जाएगा। फिर हमने इस तरीके से T की वैल्यू निकाली, डेल P बाय डेल V बाय V, ठीक है, और इसको फाइनली हमने ये प्रूफ पुट कर दिया। तो यहां से हमको वेलोसिटी of sound wave या velocity of longitudinal wave। यहां तक हो गया सबका। हाँ वो नेगेटिव होगा, लेकिन वो नेगेटिव जो है ना, चेंज का इंक्रीज या डिक्रीज को ही बताता है। पॉजिटिव मतलब इंक्रीज है, नेगेटिव मतलब डिक्रीज है। तो फिलहाल हम उस कॉन्टेक्स्ट में उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया क्या, ओके। तो ये जिस अजम्पशन में न्यूटन ने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, उसने इसको लिया था आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब वो उसने ये लिया कि उस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, लेकिन एक्चुअल में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ टेम्परेचर चेंजेस क्रिएट होंगे, और इस वजह से उसका ये फॉर्मूला लेटर ऑन इनकरेक्ट कंसीडर किया गया, और उसका जो एक्चुअल करेक्शन है वो लाप्लास ने दिया।
ठीक है, तो लाप्लास हैज करेक्टेड दिस फॉर्मूला बाय कंसीडरिंग द प्रोसेस एज एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में आता है कि व्हाट वाज द न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड व्हाट वाज द करेक्शन प्रोवाइडेड बाय द लाप्लास। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो लिखना लाप्लास करेक्शन फॉर स्पीड ऑफ साउंड वेव, फॉर स्पीड ऑफ साउंड वेव, साउंड बोलू या लॉन्गिट्यूडिनल बोलू, दोनों का मतलब सेम है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। लाप्लास करेक्शन फॉर स्पीड ऑफ साउंड वेव, लाप्लास का स्पेलिंग लाप्लास, कुछ और लिख रहे थे क्या? अच्छा, एक्चुअली लाप्लास जो है ना, ये बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था। ये जो है ना, मतलब अगर आप कभी इंजीनियरिंग कॉलेज से स्टूडेंट से पूछोगे ना, चाहे वो कोई भी ब्रांच में इंजीनियरिंग करे, उनके सिलेबस में मैथ्स तो होता ही है, और मैथ्स में ना लाप्लास का एक चैप्टर होता है जिसमें हम पढ़ते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसने ये प्रोड्यूस किया था कि कैसे हम किसी भी सिग्नल को या फंक्शन को टाइम से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्योंकि देखो, हर चीज, अगर कोई सिग्नल है या कोई फंक्शन है, तो दोनों डोमेन में है, एक टाइम में भी और दूसरा फ्रीक्वेंसी में भी। तो उसका इंटर कन्वर्जन कैसे होगा, वो कन्वर्जन लाप्लास ने प्रोड्यूस किया था। एक रिलेशन तो हम जानते हैं कि टाइम और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसलिए कभी अगर आप बहुत शार्प साउंड सुनते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, उसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है ना। तो ये सारी चीजें कैसे कोरिलेटेड है, वो सब उसने बताया था लाप्लास ने। ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत यूजफुल था, मेरे को लगा सबको पता होगा इसलिए। ओके, चलो। सो लाप्लास ने क्या करेक्शन दिया, उसने ये बताया कि एक्चुअल में जो वेव प्रोपोगेशन है या स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। सो लिखना लाप्लास सजेस्टेड दैट propagation of longitudinal wave is an adiabatic process. Therefore, adiabatic process, अगर आपको याद होगा जब हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, तो adiabatic process की क्या कंडीशन थी, मैथमेटिकल कंडीशन, P V रेस टू गामा इज इक्वल टू क्या आता था, कांस्टेंट। याद है, ये हमने डिराइव किया था, एक्सप्रेशन लिखा था, P रेस टू पावर गामा क्या होता है, कांस्टेंट। कार्नोट इंजन साइकिल में भी हमने ये डिस्कशन किया था। ठीक है, तो ये कांस्टेंट होता है। अब अगर ये कांस्टेंट है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करके अल्टीमेटली हमें लाना क्या, देखो अल्टीमेटली हमें यही वाला एक्सप्रेशन चाहिए। कौन सा एक्सप्रेशन चाहिए, डेल P अपॉन डेल V बाय V, है ना, मतलब रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो चाहिए। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे और वो वाला रेशियो लाने की कोशिश करेंगे, और क्या आता है वो ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मान लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया d बाय dt, और इधर पे क्या आ गया, P V रेस टू पावर गामा, और इधर पे भी क्या आ गया, d बाय dt, और यहाँ पर आ गया कोई भी कांस्टेंट। ठीक है, अब जब यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा तो कौन सा रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पहला, पिछले बार भी वही लगा था, है ना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड का डेरिवेटिव मतलब d बाय dt और v की पावर गामा, प्लस सेकंड फंक्शन मतलब v की पावर गामा, फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब d बाय dt ऑफ, इधर पे क्या हो जाएगा p, और राइट साइड में कांस्टेंट था तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। यहां तक समझ में आ गया। फर्दर देखो इधर पे, अब जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे, इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव निकालोगे, v की पावर गामा का डेरिवेटिव निकालोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गामा इंटू v की पावर क्या हो जाएगा, गामा -1, ऐसी होगा, इंटू dv बाय dt। यहाँ कौन सा रूल लगा बताओ तो, नहीं, चेन रूल, यहाँ पर चेन रूल लगा।
पहले हमने इस पूरे फंक्शन को ना a की पावर x के जैसा कंसीडर कर लिया, ठीक है। फिर उसके लिए सामने पावर में x माइनस वन, फिर अंदर वाले पर डिफरेंशिएट कर, ठीक है। फिर प्लस इधर पे क्या हो जाएगा v रेस टू पावर गामा, और इधर पे क्या आ गया dp बाय dt, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 0। क्या ये क्लियर हो गया? ऑब्जर्व करो एक बार, ठीक है। अब देखो फर्दर इसको हम सिंपलीफाई करते हैं, क्या कर रहा हूं ध्यान से देखते जाना। इसके बाद ना, इसके बाद यहां पर v की पावर गामा माइनस वन वाला टर्म है, यहां पर v की पावर गामा वाला टर्म है। अगर मैं दोनों में से कॉमन निकालना चाहूं तो क्या कॉमन निकल जाएगा? v की पावर गामा माइनस वन, तो v की पावर गामा माइनस वन वाला टर्म मैं कॉमन निकाल लेता हूं, और डिनोमिनेटर में देखो दोनों में dt dt है, तो दोनों से dt को भी कॉमन निकाल देता हूं। अब बताओ यहाँ ब्रैकेट में अंदर पे क्या बचेगा? ये हो जाएगा p गामा, और क्या बचेगा dv, और प्लस v इंटू dp। v क्यों बचा, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, है ना? दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 0। यहां तक क्लियर? ओके, सो फर्दर ये वाला टर्म इक्वल टू 0 कर लेते हैं, p गामा dv प्लस v dp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहां तक क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई करके ये बताओ dp बाय v बाय dv, v डेल v बाय v, ये रेशियो कितना आएगा? dv बाय v, ये रेशियो क्या आएगा? p गामा या गामा p, है ना? यही आएगा, चेक कर लो, ठीक है। अरेंज करोगे, इधर उधर शिफ्ट करोगे, ट्रांसफर करोगे, तो अल्टीमेटली यही मिलेगा। और इसी को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, स्मॉल चेंज है, एवरेज चेंज है, कुछ नहीं ऐसा लिखिए, ठीक है। तो मतलब ये वाली वैल्यू आपको मिल गई गामा इंटू पी के, ठीक है। अब रिकॉल करो, जो अभी हमने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था, v इज इक्वल टू क्या था, रूट ओवर डेल v अपॉन डेल v बाय v डिवाइडेड बाय रो। इस फॉर्मूले में ये वाली जगह पे क्या आ जाएगा, गामा इंटू पी, तो v इज इक्वल टू रूट ओवर हो जाएगा गामा इंटू पी डिवाइडेड बाय रो। तो ये होगा लाप्लास के करेक्शन के बाद जो फॉर्मूला निकला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या ये क्लियर हो गया? एक बार कंफर्म करो। यहाँ पर गामा जो है ना, ये वही सीवी बाय सीवी वाला जो रेशियो आता है वही है। गामा की वैल्यू जो है ना वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि एयर जो है, एयर के लिए गामा की वैल्यू 1.2 होती है, हमने शायद पहले भी इसको डिस्कस किया था, इसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में आती है। और फॉर एयर गामा इज इक्वल टू 1.2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में आप साउंड वेव की स्पीड निकाल सकते हो। और इसकी स्पीड एग्जैक्टली कितनी आएगी वो मैं लिख देता हूं। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या एट एसटीपी, स्पीड ऑफ साउंड वेव v is equals to 331.3 मीटर पर सेकेंड। एयर की डेंसिटी, एयर का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जब कैलकुलेट करोगे फाइनली यू गेट दिस स्पीड। हो गया ये? हटा दो फिर इसको। चलो नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक लेते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। लिखना, ये एक्चुअली तीनों इससे रिलेटेड एक आप न्यूमेरिकल लेकर देख लेते हैं। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को ट्राई करो थोड़ा सॉल्व करो।
देखो इसमें कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए ना इसको सॉल्व करने के पहले, ठीक है। क्या क्या पता होना चाहिए? तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एयर पता होना चाहिए एट एसटीपी। लिख लो, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एयर। याद है क्या? नहीं याद है, लिखो। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये होता है 22.4 लीटर्स। याद है ना? हाँ, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और ठीक है, मेरे ख्याल से बाकी तो सॉल्व कर लोगे। बाकी इसमें मास तो ऑलरेडी गिवन है। डेंसिटी पता होना चाहिए। नहीं, डेंसिटी तो निकालना पड़ेगा। प्रेशर पता होना चाहिए। प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर 1.01 इंटू 10⁵ लिख लो। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे प्रेशर पी की वैल्यू कितनी लोगे? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स। डेंसिटी रो निकाला कि नहीं? तो उसके लिए वॉल्यूम को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना मीटर क्यूब में। किससे मल्टीप्लाई करोगे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए? 22.4 इंटू 10⁻, कितना होता है याद है? ये कन्वर्जन याद रखते हैं ना। 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। 1 किलोलीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10⁻³ मीटर क्यूब। तो अगर आपको इसको मीटर क्यूब में बदलना है तो इंटू 10⁻, क्या करोगे? -3 करोगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर मास और वेलोसिटी, मास और वॉल्यूम दोनों मिल गया। तो यहाँ से डेंसिटी निकाल लेना, रो की वैल्यू। रो की वैल्यू 29 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 10⁻³ ये वाले टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली रो आ जाएगा 29/22.4। ठीक है, और प्रेशर ऑलरेडी आपको गिवन है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला यूज करोगे वो क्या होगा? क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? एस्टिमेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो v इज इक्वल टू √ओवर दो फॉर्मूला है। एक तो लाप्लास के करेक्शन के पहले जो न्यूटन्स फॉर्मूला है उसमें क्या आ जाएगा? p अपॉन रो, और करेक्शन के बाद जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा? √ओवर गामा p अपॉन रो। समझ में आई ये चीज? तो अगर न्यूटन्स फॉर्मूला यूज करोगे तो सिंपली गामा की वैल्यू पुट नहीं करना है। तो लाप्लास करेक्शन ले रहे हो तो गामा की वैल्यू 1.2 पुट कर देना। दोनों करेक्ट है, ठीक है, बट दोनों का तरीका अलग है। एग्जैक्ट या एक्यूरेट बोला जाए तो ये, लेकिन एनसीईआरटी ने यहाँ पर न्यूटन्स फॉर्मूला लेके इसको सॉल्व किया। अगर देख लो इधर पे ध्यान देना, उसने न्यूटन्स फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला उसने लिया और गामा वाला टर्म्स उसने नहीं लिया। गामा अगर गिवन नहीं है तो आप बिना गामा के न्यूटन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? √p। p की वैल्यू आ जाएगी 1.01 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय रो। रो मतलब 29 डिवाइडेड बाय 22.4। फर्दर थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, चेक कर लेना कितना आ रहा है। 0 रूट लिया, रूट लेने के बाद
नहीं, वो अच्छा मीडियम आंसर इसका आ रहा है 280 के आसपास। सर गामा की वैल्यू पुट की। तुमने पुट किया है क्या? तो 280 से ग्रेटर आएगा ये 20% ग्रेटर, तो 350 के आसपास आएगा। सर 310 approximately. एक मिनट ना, 279.28 आते हैं 279.28 विदाउट गामा, मतलब न्यूटन्स फॉर्मूला लगा के। हाँ तो ठीक है। और अगर इसमें अगर, हाँ ठीक है, 279.8 अगर गामा की वैल्यू पुट करोगे 1.2, तो ये जो तो पूरा 310 के आसपास है। ठीक है, हो गया, हटा दो फिर इसको मैं। 330 समथिंग कुछ है, 300 प्लस कुछ आएगा, लेकिन एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। ठीक है, वो देख लेना, वो कोई इशू नहीं है उसमें। चलो हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। हाँ, सुपरपोजिशन का मतलब ही वो है दो अलग अलग वेव्स का एडिशन, है ना। जैसे अगर मान के चलो हम फर्स्ट पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट फंक्शन लेते हैं y1 x, t, दूसरे के लिए y2 x, t, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टिंग बनेगा वो क्या होगा, वो चीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लिखना इसमें सबसे पहले कंसीडर टू वेव्स consider two waves with displacement functions y1 x, t is equal to a sin k x minus omega t। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट पहले लिखो ना। एंड फॉर अदर पार्टिकल y2 x, t is equal to a sin k x minus omega t plus 5। ठीक है, एक्चुअल में क्या कर रहे हैं यहां पर समझना, मैं समझाता हूं। हाँ देखो, इधर पे ध्यान देना। जैसे अगर ऑब्जर्व कर रहे हो आप लोग, ये वाला एक सपोज एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करो, इस पॉइंट वाले पार्टिकल को ऑब्जर्व करो, है ना। इस पार्टिकल को ऑब्जर्व करोगे तो इसकी पोजीशन डिस्प्लेसमेंट अभी यहाँ पर है, नेक्स्ट यहाँ पर आ गई, नेक्स्ट उसकी पोजीशन यहाँ पर आ गई, नेक्स्ट उसकी पोजीशन यहाँ पर आ गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो पार्टिकल को जिसको हम इनिशियली ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके लिए हम फेज ले रहे हैं 0। ठीक है, तो इसके लिए फेज हो गया 0, पाई की वैल्यू क्या होगी 0। नेक्स्ट जिस पार्टिकल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लो ये वो पार्टिकल है, तो इसके लिए फेज कुछ चेंज है, बिकॉज ये कहां से स्टार्ट हो रहा था, -1 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, +1 से या किसी दूसरे एंगल से। क्लियर हो गया? तो इसके फेज को हम फाई ले रहे हैं, और फाई की वैल्यू क्या है वो देखेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे क्या होगा। तो हमने दो अलग अलग पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट फंक्शन लिया, एक का फेज हमने फाई लिया और दूसरे का फेज हमने, एक का फेज हमने 0 लिया और दूसरे के फेज को हमने 5 से रिप्रेजेंट किया। क्लियर हुआ ये चीज? अब अगर हम दोनों का एडिशन करते हैं, दोनों का एडिशन करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन मतलब a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस a sin, यहां पर क्या आ जाएगा, kx माइनस ओमेगा t प्लस 5। ऐसे एक्सप्रेशन बनेगा, चेक कर लो एक बार। ठीक है, यहां पर इसको लिख देते y x, t। अब दोनों में से देख लो क्या कॉमन निकल जाएगा, a, और यहां पर क्या बच जाएगा, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है,
अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा, ये पूरे को C मानो और ये पूरे को D मानो, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन C प्लस साइन D का क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। ये फॉर्मूला इस जगह पे अप्लाई करो, ये हो जाएगा A इंटू 2 साइन C प्लस D बाई 2। अब देखो ध्यान से देखना, जब इन दोनों को प्लस करोगे बाई 2 करोगे तो क्या मिलेगा, क्या मैं डायरेक्टली कर दूं, समझ जाओगे, जैसे kx और kx प्लस होगा तो क्या बन जाएगा 2kx, और बाई 2 करोगे तो फिर से वो kx ही बन जाएगा, समझ गए ना। इसको और इसको ऐड करोगे तो -2 ओमेगा टी बनेगा, बाई 2 करोगे तो वापस से माइनस ओमेगा टी ही बन जाएगा, समझ गए ना। लेकिन यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो 5 प्लस 0 मतलब 5 होगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 5 बाई 2 बन जाएगा। समझ में आया क्या किया मैंने, दोनों के एंगल को प्लस करके बाई 2 को फॉर्मूला लगाया। फिर इनटू अब क्या होगा, देखो cos C माइनस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D, तो इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो देखो kx और kx कटेगा, ओमेगा और ओमेगा कटेगा, 0 में से 5 गया मतलब क्या हो जाएगा -5, तो यहाँ पर आ जाएगा -5 बाई 2। क्या ये समझ में आया, ठीक है। अब cos में क्या होता है, cos में cos माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल ही होता है, तो मतलब इस माइनस को भी आप हटा सकते हो, जो हमने पिछली कुछ क्लासेस में डिस्कस किया था, ठीक है। तो फाइनली y ऑफ x, t की जो वैल्यू आपको मिलेगी ये आ जाएगा 2a, फिर मैं cos 5 बाई 2 को लिखता हूं बाजू में, और यहां पर लिखता हूं साइन kx माइनस ओमेगा t प्लस 5 बाई 2। चलिए क्लियर हो गया, बताओ जल्दी से, ठीक है, ठीक है। तो ये हमको ओवरऑल सुपरपोजिशन का एक्सप्रेशन मिला। अब इसके बाद ना, अगर मान लो इन दो पार्टिकल के जो वेव्स है ना, इन वेव फंक्शन को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो सुपरपोजिशन के बाद जो रिजल्टिंग वेव बनेगा वो कैसा बनेगा, इसको थोड़ा हम ग्राफ में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इनिशियली जो फर्स्ट पार्टिकल है उसके वेव को मैं इस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा हूं, मान लो ये फर्स्ट पार्टिकल वाला वेव, ठीक है। और सेकेंड पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है, सेकेंड पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है उसको हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, एक सेकेंड, चलो यहीं से ले लेते हैं। सेकेंड पार्टिकल को हम ले लेते हैं 180 डिग्री के शिफ्ट के साथ, मतलब यहां से स्टार्ट कर देते हैं, ये वाला सेकेंड पार्टिकल का, और यहां पर मैं फाई की वैल्यू ले लेता हूं, फाई इज इक्वल टू 5 या फिर 180 डिग्री। अब मैंने क्या किया, थोड़ा ध्यान से समझना, ये है y1 x ऑफ t x, t, ये है y2 x, t, ठीक है। देखो y1 x, t कौन सा फंक्शन है, साइन, तो जो येलो वाला आपको ग्राफ दिख रहा है वो साइन वाला ग्राफ है, समझ में आ रहा है ये चीज। y2 x, t ये भी साइन ही है, लेकिन इसमें कुछ फेस चेंज हो गया, पाई का चेंज हो गया। तो जब आप फेस चेंज करोगे तो ये साइन जो अभी 0 से स्टार्ट हो रहा है वो कहीं और से स्टार्ट होगा, आगे पीछे से स्टार्ट होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मान के चलो साइन में आप 90 डिग्री का फेस चेंज करोगे तो साइन कहां से स्टार्ट होगा, साइन यहां से स्टार्ट हो जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं चीज। 90 डिग्री इसको पीछे शिफ्ट कर दोगे, 180 डिग्री अगर पीछे शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट इस जगह पे आ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है। तो यहां पर जो मैंने फेज एंगल लिया है, फेज एंगल कितना लिया है, 180 डिग्री करके, मतलब इस तरीके से समझो कि एक पार्टिकल को आप यहां पर ऑब्जर्व करो, दूसरे पार्टिकल को उसके 180 डिग्री फेस पे ऑब्जर्व करो, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब हम इन दोनों फंक्शंस को ऐड करेंगे, जब इन दोनों का एडिशन क्या होगा, तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ यहाँ पर, अगर ये वाला टर्म पॉजिटिव है, ये वाला टर्म उतना ही नेगेटिव है, तो इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, 0। ये वाला टर्म पॉजिटिव है, ये वाला उतना ही नेगेटिव है, तो एडिशन क्या हो जाएगा, 0। तो ओवरऑल इन दोनों को मिला के एडिशन क्या हो जाएगा, 0। तो कोई वेव आपको मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह के सुपरपोजिशन को डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बोलते हैं, और ये कब होगा, जब पाई की वैल्यू कितनी होगी, 180।
अब इसी चीज को मैथमेटिकली देखो, पाई की जगह पे अगर मैं 180 डालूंगा तो cos 180/2 cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 0। ये 0 मतलब पूरा का पूरा सम क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। क्या ये समझ में आ गया सभी को? अब अगर मान के चलो मैं दोनों को सिंक पे ऑब्जर्व कर रहा हूं, सिंक पे मतलब समझ रहे, दोनों सेम टाइप के फेज पे है, सेम फेज पे है, मतलब दोनों के लिए फाई की वैल्यू क्या है 0 है, मतलब यहाँ भी फाई क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, मतलब पहला वाला ग्राफ ऐसे ही बन रहा है और दूसरा वाला ग्राफ एकदम उसी से ओवरलैप करता हुआ बन रहा है, ये वाला बन रहा है। अगर ऐसा ग्राफ होगा तो उस कंडीशन में जब हम दोनों का सुपरपोजिशन करेंगे तो क्या मिलेगा, तो क्या होगा यहाँ पर क्या देगा, फाई की वैल्यू क्या होगी 0, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, मतलब ये क्या हो जाएगा ओवरऑल डबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, मतलब आपको ग्राफ कैसे दिखेगा, उसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, एक्चुअल में इसका ग्राफ ज्यादा अच्छे तरीके से बुक में दिया बट वो अपडेट नहीं हो पाया, यहाँ पर ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ग्राफिकली इस चीज को समझना। ठीक है, अगर आप यहां पर से ऑब्जर्व करोगे, मान के चलो ये y1 x ऑफ t है, देखो इधर पे ध्यान देना, ये है y2 x ऑफ t है ना। इस ग्राफ को देखो, ये वाली वैल्यू -1 है और ये वाली वैल्यू क्या है +1 है। बताओ दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, 180 का फेज डिफरेंस है। समझ में आ रहा है, यहाँ पर फाई की वैल्यू कितनी है 180। इस कंडीशन में अगर दोनों का सुपरपोजिशन करेंगे तो एडिशन क्या आ जाएगा 0, तो ये डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलो ये वाला ग्राफ को, और कौन सा सेम फेज में, कौन सा है इसमें सेम फेज में, ये वाला फर्स्ट वाला और लास्ट वाला 1 2 3 4 5 फिफ्थ वाला, फर्स्ट और फिफ्थ वाले को ऑब्जर्व करो, दोनों में फेज डिफरेंस कितना है 0 है, क्योंकि देखो ये पार्टिकल की जो पोजीशन है इसकी भी वही पोजीशन, जैसे उसका मूवमेंट है सेम मूवमेंट इसका भी। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब इन दोनों को एडिशन करोगे तो ओवरऑल एडिशन करने पे दोनों का ग्राफ ऐड हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये दो तरह के सुपरपोजिशन है जो फर्स्ट अभी हमने देखा। वेल इसको फिलहाल ड्रॉ मत करो, मैंने उसका प्रॉपर स्केच जो है बुक का वाला लेके आऊंगा, उसको बाद में करना। फिलहाल यहां तक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लाके छोड़ दो और इसके लिख लेना फॉर फाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, या फिर पाई y x t इज इक्वल्स टू y x t इज इक्वल टू 0। क्यों 0 हुआ सबको क्लियर है ना, क्यों 0 हुआ, मैं फिर उसको लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, cos 90 0 होता है, दैट्स व्हाई ये 0 हो गया। फिर लिखना फॉर फाई इज इक्वल्स टू 0 y x t इज इक्वल टू, जब फाई की वैल्यू 0 लोगे तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, मतलब ये 1 बन जाएगा, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 2a sin kx माइनस ओमेगा टी, मतलब ओरिजिनल जो फंक्शन था, वेव फंक्शन था, उसका डबल हो गया। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, एंड सिमिलरली अलग अलग फेज पे जाएंगे तो अलग अलग टाइप के एडिशन बनेंगे जिनको ऑब्जर्व कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप कोई दो ग्राफ को टाइम डोमेन पे ऐड करोगे ना तो इतना आसान नहीं है टाइम एक्सेस पे। इमेजिन करो, जैसे ये तो आराम से आपने ऐड कर लिया क्योंकि ये एकदम अपोजिट था, अगर दोनों सेम प्लॉट पे है तो भी ऐड करना आसान है, लेकिन अगर कोई अलग फेज पे बनना है, जैसे एक का फेज ऐसा है दूसरे का फेज ऐसा है, तो पॉइंट टू पॉइंट ऐड करना इट इज लाइक मैनुअली इम्पॉसिबल। ठीक है, ओके, तो क्या ये चीज क्लियर हो गई? ये फेज डिफरेंस अगर आप लोग कभी ऑब्जर्व करोगे ना, जैसे क्या होता है, कभी हम लोग रेडियो, पुराने रेडियो होते थे, ट्यून करते थे, कभी सुना है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी मिसमैच होके फेज उससे मैच हो जाता था, तो ये इनफैक्ट वही होता था, उसको क्रॉसटॉक बोलते हैं, एक सिग्नल दूसरे से मिक्स हो जाता है ना। अगर दोनों सेम फेज पे आ जाते हैं तो वो सिग्नल मिक्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों को नलिफाई करना है तो दोनों का फेज क्या रख देंगे हम, 180 डिग्री का फेज रख देंगे। ठीक है, जैसे एफएम पढ़ते हो, तुम लोग एफएम रेडियो सुनते हो, और एक होता है एएम रेडियो, सुना है कि नहीं? एएम रेडियो बहुत कम चलता है आजकल। वैसे एक पीएम मेथड भी आता है, 3 तरह के मेथड आते हैं एक्चुअल में रेडियो ट्रांसमिशन के लिए। पहला आ गया आपका एएम, एएम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड, एफएम का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी, और पीएम का मतलब हो गया फेज। तो फेज के बेसिस पे मिक्स करना सिग्नल्स को। ठीक है, चलो फिलहाल यहीं पर एंड करते हैं, आगे इसको और डिस्कस करेंगे बाद में, और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे बेस्ड।
अगर जैसे कभी खुद का ट्रांसमीटर डिजाइन करना है तो उसके लिए भी फ्री फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होती है और सारे डिवाइसेस